हो, और अगर सोशल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो जाहिर है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी, और अगर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी तो भारत एक कमजोर राष्ट्र बनेगा। अब ये किसके किसके हित में जाता है? स्वयं अमेरिका के भी हित में जाता है, चाइना भी ये चाहता रहा है, लेकिन ये एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। जैसे बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि भारत और चीन का जो रिश्ता है वो एक प्रोपेगेंडा की वजह से खराब हो रहा है, और वो प्रोपेगेंडा है वेस्ट का प्रोपेगेंडा। वेस्ट भारत और चीन को एक होने ही नहीं दे रहा है, जबकि स्वाभाविक रूप से भारत और चीन अलायंस में जा सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन वेस्ट का जो भी नैरेटिव है वो नैरेटिव ही इस तरह से चलता है कि चीन कैन नॉट बी ट्रस्टेड, और एक दो घटनाएं ऐसी हुई भी हैं। लेकिन जो जियोपॉलिटिक्स होती है उसको, अगर चीन का भारत से संबंध बन रहा है तो समझिए भारत और चीन के संबंध बनाने और बिगाड़ने में सिर्फ ये दो ही स्टेक होल्डर नहीं है, और भी बड़े सारे स्टेक होल्डर्स हैं। दुनिया भर के डीप स्टेट हैं, दुनिया भर की बड़ी बड़ी सरकारें हैं, जो बड़े सुपर पावर अपने आप को कहते हैं वो हैं, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है। इस तरह के देश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है। कुछ दिन पहले तक रसिया, इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। तो ये पूरा मामला एक गंभीर जियोपॉलिटिक्स का मामला है, और इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी दृष्टि बड़ी करनी पड़ेगी कि भारत चीन के साथ संबंध क्या रहते हैं और भारत अमेरिका के संबंध क्या रहते हैं, और इन दोनों देशों के साथ जो भारत के रिश्ते रहेंगे वो निर्भर करेगा भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसा रिश्ता रखता है। जैसे कि अभी पाकिस्तान के साथ हमने कहा कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, निगोशिएशन स्टेलमेट पर है, लेकिन बांग्लादेश के साथ हमारा रिश्ता बना हुआ है। बांग्लादेश की जो एक प्रकार से निष्कासित प्रधानमंत्री है वो भारत में शरण में रह रही है, भारत की शरण में रह रही है, भारत में उनको शरण स्थली मिली हुई है। तो ये रिश्ता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। श्रीलंका में उतना बड़ा बवाल हुआ, भारत ने कोई बहुत अधिक प्रतिक्रिया नहीं दी, सेटल डाउन हुआ, और भारत और श्रीलंका के बीच अच्छे रिश्ते हैं। नेपाल के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं, भूटान के साथ अच्छे रिश्ते हैं। अभी मालदीव में जो थोड़ा बहुत संकट हुआ था उनके साथ भी रिश्ते सुधर गए हैं, वहां से आ गए उनके राष्ट्रपति, भारत में आकर के बढ़िया स्वागत हुआ, चले गए। चाइना से मिलकर के आए थे निजू, तो उनको कुछ मिलने लगा था। तो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते, भारत चाइना के रिश्ते सिर्फ इन दो देशों के बीच का रिश्ता नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जो पॉलिसीज है और अंतर्राष्ट्रीय जो प्लेयर्स हैं, इन रिश्तों को आगे बढ़ाने में और बर्बाद करने में इनकी बड़ी भूमिका होती है। जब ये पर्सपेक्टिव आप समझ लेंगे तब आप तुलसी गबार्ड के महत्व को समझेंगे कि तुलसी गबार्ड के अमेरिकी इंटेलिजेंस के, नेशनल इंटेलिजेंस के प्रमुख होने के मायने क्या हैं। तब आपको समझ में आएगा ये मामला क्या उनका रसिया के साथ अच्छा रिश्ता रहने वाला है, क्योंकि रसिया, भारत और चाइना अभी बहुत डिस्प्यूट में नहीं है। अभी आपने देखा होगा हाल में कि चाइना और भारत में दोस्ती का एक नया अध्याय शुरू हुआ है, और चाइना ने और भारत ने भी LAC से अपने अपने ट्रूप को वापस किया है, और चाइना ने सबसे पहले उनके तरफ से ये पहल हुई और चाइना ने अपने ट्रूप्स को बाहर किया। हालांकि एक इकोसिस्टम है जो बार बार ये कहते रहता है कि चाइना ने कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है। चाइना ने अपने ट्रूप को बॉर्डर से विड्रॉ किया है। ये एक गुड जेस्चर है। और ये कैसे हुआ? रसिया के राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी, इनकी मुलाकात हुई और उसमें जरूर द्विपक्षीय त्रिपक्षीय बात हुई होगी कि हम तीनों को एशियन कॉन्टिनेंट में कैसे आगे बढ़ना है। रसिया भी एक प्रकार से एशियन कॉन्टिनेंट के साथ कोई दुश्मनी नहीं ले सकता है, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा बाजार है। आपको याद होगा कि जब अभी तेल का क्राइसिस हुआ है तो भारत रसिया से तेल खरीद रहा है। अंतरराष्ट्रीय प्रेशर था भारत के ऊपर कि रसिया की इकोनॉमी को बर्बाद किया जाए, तहस नहस किया जाए। और न सिर्फ भारत ने तेल खरीदना जारी रखा, जर्मनी ने भी तेल खरीदना जारी रखा। और अंतरराष्ट्रीय स्टेक होल्डर्स की और उनके जो प्लेयर्स हैं उनकी कोशिश है कि जर्मनी से भी रसिया की लड़ाई हो जाए। बात बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम इस पर चर्चा करें कि रसिया और जर्मनी के क्लान एक हैं और उनका रिश्ता ब्रिटिश रानी से क्या है।
1000 वर्ष पहले का ये रिश्ता है, ये 1-2 वर्ष पुराना नहीं है, हजारों वर्ष पहले का। ये जो फ्रांस देख रहे हैं, रसिया देख रहे हैं, इंग्लैंड देख रहे हैं, इन सब के बीच में एक रिश्ता है। अब कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, इस सब पर गए बिना, क्रिश्चियनिटी पर गए बिना, बस मैं आपको सिर्फ एक हल्का इशारा कर रहा हूं कि इन सब के बीच में एक परंपरागत रिश्ते रहे हैं, और उस रिश्ते में उस रिश्ते के अंदर एक टकराहट हो रही है, वो एक अलग विषय है। लेकिन तुलसी गवाड के पद संभालने और उनको पद देने के पीछे की रणनीति क्या है, और उससे भारत में कहां सबसे ज्यादा असर होगा, और उसका एपिक सेंटर कौन होने वाला है? एपिक सेंटर होने वाला है मुंबई। मुंबई एक फाइनेंशियल कैपिटल है, आपको मालूम है, इसलिए नहीं कि वहां स्टॉक एक्सचेंज है, और भी बहुत सारी गतिविधियां हैं, बड़े बड़े बिजनेस घराने हैं, उनका एक प्रकार से हेड ऑफिस है, रिजर्व बैंक तक का आप कह सकते हैं कि हेड ऑफिस मुंबई है। तो इस प्रकार से मुंबई एक आर्थिक राजधानी है। मुंबई में बॉलीवुड है। बॉलीवुड क्या करता है? बॉलीवुड इन्फ्लुएंसर की भूमिका निभाता है। समाज में कोई भी बात को प्रचारित करना हो, प्रसारित करना हो, तो बॉलीवुड के सितारों के माध्यम से, हीरो हीरोइन के माध्यम से आसानी से पूरे समाज में अपनी बातों को फैला सकते हैं। तो उसी प्रकार का साहित्य अगर फैलाना चाहते हैं तो वो फैल जाएगा, कला फैलाना चाहते हैं तो कला फैल जाएगी, विज्ञान फैलाना चाहते हैं तो विज्ञान फैल जाएगी। जो कुछ भी आप फैलाना चाहते हैं तो वो एक सॉफ्ट टारगेट होता है, और वहां से हीरो हीरोइनों का प्रयोग करके अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करती है इंटरनेशनल पावर। ये अंतरराष्ट्रीय शक्तियां जो हैं वो इस तरह का काम करती है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर डिस्टेबलाइज किया जाए भारत को, तो वो 2-3 चीजें क्या हैं? 2-3 मुद्दे हैं, जैसे कि आपको नकली नोट का भेजा जाएगा, नकली नोट से आपको यंगस्टर्स में बांट दिया जाए, उसका कारोबार चल जाए, ड्रग का सप्लाई किया जाए ताकि भारत की जो युवा पीढ़ी है वो ड्रग में इन्वॉल्व हो जाए, उसके सोचने समझने, क्रिटिकल थिंकिंग की सारी क्षमता को खत्म कर दिया जाए और उनको आगे बढ़ा दिया जाए। तो वो लोग काम कर रहे हैं बहुत ही सटल तरीके से कि कैसे भारत की युवा पीढ़ी को तहस नहस किया जाए, बर्बाद किया जाए। और आज के दिन में अकेले दिल्ली से 13,000 करोड़ के ड्रग पकड़ाते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा खेप मुंबई पहुंचने वाला था, और दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर ली। अब नारकोटिक्स वाले भी तो होंगे उसमें, दिल्ली पुलिस भी होगी और भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी होगी, वो सारे लोगों ने मिलकर के उनको गिरफ्तार किया। ये खेप देश भर के मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, टायर 2, टायर 3 इन सिटीज में इन ड्रगों की सप्लाई होनी थी। फॉर्चुनेटली ये सारे ड्रग पकड़ा गए। अब ड्रग कहां से चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कहां हो रही है, सप्लायर कौन है, रूट क्या है, इसकी जानकारी अमेरिकी खुफिया एजेंसी को जरूर होगी। लेकिन फिर भी भारत को सतर्क होकर के चलना पड़ेगा। हरे कृष्णा कह दिया तो बिलीव नहीं करना पड़ेगा। गीता की बात वो कह रही है तो बिलीव नहीं करना पड़ेगा, लेकिन संपूर्ण नहीं, लेकिन 90% से अधिक तो आप उनके ऊपर जरूर भरोसा कर सकते हैं, जो गीता के बारे में जिनका दृष्टि स्पष्ट हो। युवा हैं वो, और अगर आप दूसरे और प्रकरण को ध्यान में ना लाएं तो गीता के बारे में इतनी स्पष्टता के साथ कोई अमेरिकी पॉलिटिशियन और अमेरिकी डिफेंस में काम करने वाली कोई महिला इस तरह का व्याख्यान देती है तो जाहिर है उसकी सभ्यता में भी उनका यकीन होगा, और इसीलिए वो हिंदू सभ्यता और भारत की सबसे बड़ी फैन है। भारतीय सभ्यता, हिंदू सभ्यता ना कहें तो भारतीय मोटे तौर पर वही है, तो भारतीय सभ्यता की वो फैन है, इसीलिए वो गीता की बहुत बड़ी फैन है। तो वो चाहेंगी कि ऐसी सभ्यता को कोई नुकसान ना हो, तो जाहिर है उनके पास इनपुट जरूर होंगे। अगर वो बांग्लादेश के बारे में इस तरह से बोल रही है तो जाहिर है उनके पास इनपुट है, वो अमेरिकी डिफेंस में काम करते हैं, उनको निश्चित रूप से इंटेलिजेंस इनपुट रहे होंगे, और इसीलिए ट्रंप सरकार ने उनको इंटेलिजेंस, नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बना दिया, सर्वे सर्वा बना दिया। तो तुलसी गवाड के पास अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, ड्रग सप्लायर क्या कर रहा है,
किस फिल्म स्टार को कहां